जय हिंद साथियों। एक बार आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल बीके स्टडी एड पर स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने अपने फार्मेकोलॉजी के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन थे? पहला था डिफिनीशन एंड स्कोप, दूसरा टॉपिक था वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग, यानी क्या होता है फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल समझने से पहले साथियों हमें क्या समझना चाहिए कि मेडिसिन यानी दवा क्या होती है। दवा जान ही रहे हैं, मेडिसिन क्या होती है, ड्रग क्या होता है। वह जीनोबायोटिक होता है, यानी वह बाहरी सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में इंटर करके हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन को एसिलरेट या डिप्रेस कर देता है। कोई न्यू एक्शन नहीं शो करता है, ठीक। तो वो क्या होता है, हमारा मेडिसिन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्मेकोकाइनेटिक जो टर्म है, द टर्म फार्मेकोकाइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड दैट इज फार्मेकॉन मीन्स होता है ड्रग एंड काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट। दस इस प्रकार से फार्मेकोकाइनेटिक क्या हुई, वह ब्रांच हुई जो बताती है कि दवा हमारे बॉडी के अंदर कैसे मूव करती है, यानी दवा हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है और हमारे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और फाइनली क्या है, हमारे बॉडी में से कैसे एक्सक्रीट आउट होती है। तो देख लेते हैं क्या डिफिनीशन है। फार्मेकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study what does body do to the drug। तो फार्मेकोकाइनेटिक मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है कि हमारी बॉडी जो है दवा के प्रति क्या करती है। या फिर हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, दूसरा वाला क्या है। फार्मेकोकाइनेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो फार्मेकोकाइनेटिक मात्रात्मक स्टडी होता है, यानी मात्रात्मक अध्ययन होता है ड्रग मूवमेंट का, दवा के मूवमेंट का इन माने में एंड माने और थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। इन मतलब हुआ कि हमारी दवा हमारे बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, यानी इनका मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन हो गया। थ्रू का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे बॉडी में हमारी दवा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आउट ऑफ द बॉडी का मतलब हुआ एक्सक्रीशन, कि हमारी दवा जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुई हो हमारे बॉडी से किस प्रकार से बाहर निकलती। तो सभी फार्मेकोकाइनेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमारे मेडिसिन को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। तो साथियों आज हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जैसा कि ये फिगर है साथियों, ये हमने डिराइव किया है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्या है कि आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो साथियों जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो फास्फोलिपिड जो है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है पोलर पार्ट जो कि फास्फेट का बना होता है, और दूसरा जो होता है हमारा नॉन पोलर बना होता है, जो क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो ये हमारा जो अंदर का पोर्शन है ये हमारा नॉन पोलर पार्ट है, और फिर ये हमारे पोलर पार्ट है। तो साथियों जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है कुछ प्रोटीन को। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसमें से कुछ क्या होते हैं थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे लेंथ में जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरा होते हैं, मतलब आउट और इनसाइड तक होते हैं। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे एक्सटर्नल सरफेस पर ही एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो उसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं। तो साथियों देख रहे हैं आप लोग कि
अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर हमने मेडिसिन ली, कोई मेडिसिन हमने ओरली लिया, तो क्या होता है, उसे सबसे पहले क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करना होता है और फिर हमारे सेल में एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो कैसे कैसे हमारी मेडिसिन हमारे सेल में एब्जॉर्ब होती है, तो वो हम देखने के लिए हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। तो साथियों, जैसा कि हमारा जो मेडिसिन होता है वो 4 तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या, पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका होगा? जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो डायरेक्टली हमारा क्या होते हैं, इस थ्रू से, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू से आ जाते हैं अंदर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। जैसे हमारा बॉडी इंटेस्टाइन में हमारा कोई मेडिसिन है, तो अब वो इंटेस्टाइन से हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन के लिए शर्त है कि वो मेडिसिन जो होनी चाहिए वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अनआयोनाइज्ड मतलब कि वो आयोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए, यानी आयन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा होता है फिल्ट्रेशन। साथियों, फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये कवर करती है पोर्स को, एक्वस पोर को, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, अंदर आती हैं। तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। तीसरा टॉपिक क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है आयन का, विभिन्न प्रकार के आयनों का और मेडिसिन का। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। मान लो ये मेडिसिन कोई है, अब यहाँ से ये मेडिसिन क्या होगी, इस पे बाइंड होगी। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टर जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और इस प्रकार यहाँ से आउटसाइड से पकड़ करके ड्रग को फिर इनसाइड हमारा छोड़ देगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टर भी होता है। तो अब साथियों हमारा क्या है कि हमारा क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। तो हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक है। जो ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय फॉलोइंग 4 वे। जैसा कि हमने बताया था कि जो दवाएं होती हैं वो हमारे मेम्ब्रेन से या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से निम्नलिखित 4 तरीकों से क्या होती हैं, मूव करती हैं। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, उसके बाद साथियों तीसरा हमारा जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, चौथा हमारा है पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो साथियों पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है कि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो होता है द मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो मेडिसिन होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा होता है पैसिव डिफ्यूजन में फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी जो हमारी मेडिसिन होती है वो हमेशा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है। तो साथियों हमारे पैसिव डिफ्यूजन के लिए हमारी मेडिसिन को क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। द मेम्ब्रेन डू नॉट प्ले एनी टाइप ऑफ एक्टिव रोल इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसी प्रकार का कोई रोल एक्टिवली नहीं शो करती है। तो हम लोग देखते हैं साथियों पैसिव डिफ्यूजन, जैसा कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो टॉप है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये हमारा जो है एक साइड है, यानी ये हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन आप अगर मान लें तो ये हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन हो गया, इंटेस्टाइनल ल्यूमन ल्यूमन ठीक। और ये हमारा म्यूकस सेल हो गया, म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो गया ठीक, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो गया ये हमारा। तो
साथियों क्या होता है, जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं, कोई मेडिसिन हमने जैसे कोई टेबलेट खाया, तो वो क्या होता है, डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट होकर के हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पहुंचता है। तो हमारे ल्यूमेन में जो होता है उस मेडिसिन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और फिर जो हमारा म्यूकस सेल होता है उसके अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म में, उसमें हमारे मेडिसिन का कंसंट्रेशन ना होता है या बहुत कम होता है। तो क्या होता है, ये जो मेडिसिन होती है हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से, ये लिपिड सॉल्युबल होती है और ये फिर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैसिवली क्या करती है, डिफ्यूज आउट कर जाती है इनसाइड द म्यूकस सेल। अब ये डिफ्यूजन जो होता है ये क्या होता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है नेचर कैसा है, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, हमारे ड्रग के नेचर पे, कि जो मेडिसिन है वो लिपिड सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है। अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो इसका डिफ्यूजन नहीं होगा। और साथियों सबसे बड़ा रोल जो हमारा प्ले करता है पैसिव डिफ्यूजन में, वो पीएच जो होता है इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस, तो साथियों ये टॉपिक जो लिखा है, द पैसिव डिफ्यूजन इज सुटेबल फॉर ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है केवल व केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच, तो साथियों हम बता दें कि जो जितनी भी हम लोग दवाएं लेते हैं, मोस्टली जो दवाएं होती हैं वो वीक एसिड होती हैं या फिर वीक बेस होती हैं। वीक एसिड और वीक बेस का मतलब क्या होता है, कि वीक एसिड का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि हमारे बेसिक इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाती हैं हमारे बेसिक इन्वायरमेंट में। और वीक बेस का मतलब होता है साथियों कि ऐसे एजेंट जो हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा जो एसिडिक ड्रग है, यानी जो हमारा एस्पिरिन है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, हमारे स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में जो है एसिडिक ड्रग वो आयोनाइज्ड नहीं होती, और जब आयोनाइज्ड नहीं होगी तो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डिफ्यूजन वो आसानी से हो जाता है। क्योंकि हमने बताया था कि डिफ्यूजन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, पहला लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए मेडिसिन को, और दूसरा अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। अनआयोनाइज्ड मतलब वो आयन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो जो एसिडिक ड्रग होती हैं वो एसिड कंडीशन में क्या होती हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। तो जो हमारा एस्पिरिन है एक एसिडिक ड्रग होता है, जो कि हमारा क्या होता है कि स्टमक से उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है, और जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पीएच जो होता है बेसिक हो जाता है और वो अनआयोनाइज्ड हो जाता है। दूसरा वीक बेसिस, जैसे हमारे जो बेसिक ड्रग हैं जैसे एट्रोपिन सल्फेट वगैरह जो हैं, वो क्या हमारे स्टमक में आयोनाइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ एसिडिक कंडीशन होता है, तो वहाँ से उनका एब्जॉर्प्शन जो है नहीं हो पाता है। और जब ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचती हैं, वहाँ बेसिक इन्वायरमेंट आता है, तो वहाँ से ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पहुँचती हैं और आसानी से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो देख लेते हैं, मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग। पैसिव मूवमेंट जो है वो आयोनाइज्ड ड्रग के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो साथियों देखते हैं, एसिडिक ड्रग व्हिच फॉर्म साल्ट विथ कैटायन। एसिडिक ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि क्या होती हैं, साल्ट यानी कंपाउंड बनाती हैं विथ कैटायन। कैटायंस के साथ जो मेडिसिन हमारी होती हैं वो साल्ट अगर बना रही हैं तो वो हमारी एसिडिक मेडिसिन होती हैं। जैसे सोडियम फेनोबार्बिटोन, इसमें जो सोडियम है वो हमारा क्या है, वो पॉजिटिव यानी कैटायंस होता है, और फिनोबार्बिटोन जो होता है ये उसके साथ मिल करके एक कंपाउंड बनाता है सोडियम फिनोबार्बिटोन। तो ये एक एसिडिक ड्रग है। सोडियम सल्फाडाइजिन, इसी प्रकार से सोडियम सल्फाडाइजिन भी एक एसिडिक ड्रग है। पेनिसिलिन हो गया, ये भी एसिडिक ड्रग है। हमारा एस्पिरिन भी ड्रग एसिडिक है। आर आयोनाइज्ड इन बेसिक कंडीशन, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि जो हमारी एसिडिक मेडिसिन होती हैं वो बेसिक कंडीशन में आयोनाइज्ड हो जाती हैं। चौथा पॉइंट हमारा, बेसिक ड्रग व्हिच फॉर्म कंपाउंड विथ एनायन। बेसिक ड्रग यानी जो हमारी बेसिक दवाएं होती हैं जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट,
इफेडरिन इटीसी आयोनाइज्ड होती हैं इन एसिडिक इन्वायरमेंट में, ये आयोनाइज्ड होती हैं। तो हमारे पीएच का इन्फ्लुएंस जो होता है हमारे पेसिव डिफ्यूजन पे बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन जो होता है साथियों, फिल्ट्रेशन इज प्रोसेस ऑफ डर्ग। फिल्ट्रेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है डर्ग का थ्रू एक्वस पोर इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेसेस। तो साथियों जैसा कि आप लोगों को पता, फिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि जो वाटर सॉल्युबल मेडिसिन्स होती हैं उनका हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक्वस पोर है या फिर पैरासेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, हमारे पैरासेलुलर स्पेस क्या होते हैं, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ स्पेस को कवर किए होती हैं, तो उसे हम लोग पैरासेलुलर स्पेस कहते हैं। अब देखते हैं इनमें पॉइंट क्या है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा आरबीसी है वेरी स्मॉल पोर्स। जो हमारा इंटेस्टाइन का म्यूकोसा होता है या आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, उसके पास बहुत ही माइन्यूट पोर होता है, लगभग 4 एंगस्ट्राम का पोर होता है। तो जब माइन्यूट पोर होगा तो मतलब वहाँ से वहीं डर एब्जॉर्ब होंगी या फिल्टर होंगी, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होगा। तो जैसे 4 एंगस्ट्राम है तो जो दवाएं होती हैं वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 या 200 से ज़्यादा होगा वो इस रूट से पास आउट नहीं हो पाएंगी। तो दूसरा पॉइंट हमारा देखते हैं, कैपिलरीज जो होती हैं हैव लार्ज पैरासेलुलर स्पेसेस। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके पास जो होता है, जो पोर होता है वो थोड़ा लार्जर होता है, नियर अबाउट 40 एंगस्ट्राम का होता है। एक्सेप्ट इसके अतिरिक्त जो हमारी कैपिलरी ब्रेन में जाती हैं उनका जो पोर होता है, पोर साइज, वो बहुत कम होता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट साथियों देख लेते हैं। तो इसमें जो है कैरियर ट्रांसपोर्ट आता है। तो आप लोगों को जैसा कि ये फिगर दिख रहा होगा, कैरियर ट्रांसपोर्ट का ही हमने बनाया है। फिगर ए ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा सी ये क्या है, हमारा सिम्पोर्ट का है। ये हमारा एंटीपोर्ट है। और ये क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। तो हम लोग देखते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि आसानी से डिफ्यूज नहीं होती हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसे मदद करती हैं डिफ्यूज आउट होने में इनसाइड द सेल। तो क्या होते हैं, वो जो प्रोटीन होती हैं उन्हें हम कहते हैं सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, सल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इन प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये जो है जहाँ से हायर कंसंट्रेशन होता है ड्रग का हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमिन, जैसे कि जहाँ हायर कंसंट्रेशन होता है वहाँ से क्या करती हैं, मेडिसिन से फिर बाइंड होती है, सबसे पहले बाइंड होंगी, फिर ये क्या होती हैं, फिर क्लॉकवाइज इस तरह से ये मूव करती हैं और फिर अंदर की तरफ ओपन हो जाती हैं जहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है और ये फाइनली यहाँ पे ला करके छोड़ देती। और साथियों इस प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है मेडिसिन का वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है, इसलिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रखता। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लोगों को पता होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कोई मेडिसिन जो होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एनर्जी की। जैसे आप लोगों को पता है कि एक मान लीजिए आप लोग सपोज कीजिए कि एक रूम है छोटा सा जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं और उसी रूम में आपको एक और बच्चे को अंदर भरना है, तो डालना है, तो क्या करेंगे, आप उसको धक्का देंगे यानी पुश एनर्जी लगाएंगे, तब जा कर के वो उस कमरे में बच्चा एंट्री मारेगा। और दूसरे कंडीशन में कि मान लो एक खाली कमरा है उसमें कोई नहीं है, तो एक बच्चे को आपको उस कमरे में फिट करना है, तो बच्चा आसानी से चला जाएगा बिना पुश किए हुए।
तो ये देख लीजिए आप लोग क्या है कि, तो साथियों ऐसा हमको लग रहा है कि टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी बन रही है। तो ये टॉपिक जो है हम लोग प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। जय हिंद साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो साथियों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें दो प्रकार का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। तो साथियों वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।